और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम जो है आपके पहले क्वेश्चन से। आपका इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर और एसएसटी का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसकी स्टार्टिंग करें हम। तो प्रश्न नंबर 1 से निम्न में से कौन बेहतर का अभाज्य गुणनखंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि एलसीएम ले लेना। एलसीएम मतलब हो गया लघुत्तम समावर्ती, कितने का, बेहतर का लेना है आपको। तो बेहतर का ले लेते हैं। बेहतर का लेंगे तो पहले कितने, 2 से काटेंगे, 2 से कितने आ जाएगा, 36 दूनी 72, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, और फिर 3 से करेंगे 3 3 9। तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 जो लिखा होगा वही सही होगा। तो कौन सा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, यानी कि ये वाला सही है, डी ऑप्शन। क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 भी हमारा इसमें 3 बार आया, और 3 हमारा 2 बार है, तो 3 हमारा 2 बार आया। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन कौन सा आ गया, आपका राइट आंसर डी हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, y = px पर ग्राफ दिया गया, बहुपद px के शून्यांक ज्ञात करने हैं। x के शून्यांक की बात कर रहा है, तो जब भी x लाइन को जितनी बार काटा जाए, एक बार यहाँ काटा है देखिए, और एक बार दूसरी बार यहाँ काटा है कर्व ने, और तीसरी बार यहाँ काटा है, तो 3 हो जाएंगे इसके शून्यांक। अगर ये px की जगह py बोलता है तो y पर एक बार काटा है तो हम 1 लिखते हैं आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन को बदला जाता है। यहाँ पे आपको जगह दे रखी है, यहाँ पे आप लोगों को सभी को ऐसी बुकलेट मिलती है एग्जाम में, और यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड हो गया, और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। बहुपद x² - 15 के शून्यांक आपको बताने हैं। तो यहाँ पर x² है और माइनस में 15 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x² बराबर 15, माइनस वाला इधर ले जाएंगे 0 के बराबर में, तो 0 की जगह जाकर क्या है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 हो गया। और x बराबर क्या हो जाएगा, 15 का अंडर रूट, ठीक है। और 15 का अंडर रूट जब है तो अंडर रूट क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमेशा। तो एक तो प्लस का अंडर रूट आ गया और एक माइनस का अंडर रूट आ गया, तो 15 का निकलेगा नहीं अंडर रूट, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर वाला समीकरण हो, यानी कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में जो इक्वेशन आ जाए। चाहे इसमें से ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये x² होना चाहिए। मैक्सिमम पावर x की जो है 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जब इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो ये इसमें भी x² कट जाएगा, इसमें भी x² कट जाएगा, इसमें बचेगा a में। तो a जो है ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ए ऑप्शन करेक्ट करना है। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में a1x b1y + c1 = 0 है, और a2 और b2 और c2 करके ये अद्वितीय हल होगा। ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड जो किताब में आप देखोगे आपका, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि a1x b1y + c1 बराबर 0 है, और a2x b2y + c2 बराबर 0 है। अगर दोनों ही ये इक्वेशन ऐसी हैं तो इसका एक अद्वितीय हल जो है कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम भी है, थ्योरम समझ लीजिए, या फिर आपके चैप्टर में जो है मेन इसका कह सकते हैं आपका फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपका बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो सबसे पहले हमने समीकरण लिख ली। समीकरण में जो बीच वाला स्प्लिटिंग टर्म मेथड से हम कर लेंगे। स्प्लिटिंग टर्म मतलब हिंदी में बोलते हैं, उसको मैंने नीचे लिखा है, देखेंगे हम। तो उसको क्या बोलते हैं, हम इस 2 को इस इतने हिस्से में तोड़ेंगे, इसको ऐसे हिस्से में तोड़ेंगे कि इनका जो है जोड़ने या घटाने पे तो वापस -2 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 8 आ जाए, ठीक है। लास्ट वाला और पहले वाले का गुणा आ जाए। तो पहले वाले में तो कुछ है नहीं, तो 1 मान लेंगे, 1 × 8 8 हो जाएगा। तो ये 8 ही आना चाहिए इन दोनों का बीच वाले का गुणा। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, ये आप सभी को पता होगा, ये जरूरी भी है सभी को पता होना। अगर ये नहीं पता है तो मैथमेटिक्स का जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो बीच में वाली टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि उनका गुणा जो है बाहर वाली दोनों के बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, और उन दोनों का योग या फिर डिवाइड जो है वो कितना आ जाए, आपका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, उसी के बराबर। तो यहाँ पे देखो मैं आप समझा देता हूँ। ये x² उतारा, और ये -2x को हम -4 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 4 में से फिर से प्लस का 2 हटाओगे तो वापस से -2 आ जाएगा, और -8 तो है ही। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की एक 4 वैल्यू आएगी और x की -2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सम ऑफ जीरोस है, मतलब शून्यांकों का योग है। तो अल्फा मतलब 4 आ गया, बीटा हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। अब बीटा हमारे पास -2 आ गया, तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 + -2, 4 + -2 बराबर क्या होगा, 2। तो 2 इज द राइट आंसर। 2 कौन सा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। यहाँ पर है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 एक मूल है। तो एक मूल है, इसका कौन सा मूल है इसमें से बताना है, इनमें से सभी में से, ठीक है। तो हमने सी ऑप्शन टिक किया, क्यों किया है, क्योंकि दिया गया समीकरण ये है, और इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इसको तोड़ने पे क्या जाना चाहिए, गुणा इनका 10 आना चाहिए, और टूटने के बाद में इसका योग या 3 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तोड़ा है, तो इसको माइनस का 5 है और ये प्लस का 2 है, वापस से 3 ही बन जाएगा माइनस का, और 10 इन दोनों का गुणा है। 2 × 5 कितना होता है, 10। और फिर से हम इसको कॉमन लेंगे, और कॉमन लेकर के इसका अल्फा बीटा निकल जाएगा, या चाहे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अतः 10 समीकरण के मूल जो हैं अल्फा और बीटा, जिसको हम मूल बोलते हैं, एक 5 आएगा, एक -2 आएगा। तो आंसर में हमारे पास -5 है, जो कि हमारे आंसर में आया ही नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं -5, यहाँ पे -2 है, तो आंसर कौन सा है, -2। तो इस तरह से इस समीकरण को हल करके हमें ये ऑप्शन को चूज़ करना होता है, यानी कि हमको जो है इक्वेशन, ये मैं केवल आपको आंसर बता दूँ तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का, जब तक आपको पता ना हो कि ये -2 मैंने लगाया है तो ये आया कैसे होगा, ठीक है। तभी आपको जो है अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर को पास कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा क्या गया है कि इसमें पूछा गया है sin θ बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो sin 1/2 का मान क्या होता है, तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आपके सामने टेबल है, इसमें 1/2 देख लीजिए साइन के सामने। तो साइन तो थीटा है, और इसका 1/2 यहाँ पर है, और इसका मान 30 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री। अगर वो पूछता tan √3 का मान कितना होता है, tan √3 का मान कितना होता है, 60 होता है। उसी टेबल में हम ऊपर की तरफ देखेंगे, जिसका भी मान पूछेगा उसका टेबल में देखेंगे।
इस टेबल को मैंने बनाना भी सिखाया। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो इसको टेबल को पूरे को बनाना सिखाया। इससे रिलेटेड कम से कम हम 15 से 20 नंबर जो है निकाल सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम के सिलेबस में ये चैप्टर है तो 12 नंबर कम से कम देके जाता है बोर्ड एग्जाम में ये। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि सेक थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सॉरी कॉस थीटा 3/5 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, यानी कि ये है लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कर्ण हमारे को कितना दे रखा है, कर्ण हमारे को दे रखा है 5। नीचे वाला जो होता है कर्ण होता है, क्योंकि हमारा कोस थीटा जो होता है b/h यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस। कर्ण बेस मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, कोस तो ये 3 तो आधार हो गया और 5 क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में क्या लिख दिया कि 5 तो कर्ण हो गया और 3 आधार हो गया। और पी निकाल लेंगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस p² + b² = h², यही होता है। तो p² बराबर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई h की डाल देंगे और यहाँ पर b की डाल देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, यानी कि p² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी, क्योंकि रूट निकाल लेंगे ना इसका। p² स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा और 16 का अंडर रूट 4 होता है। अब हमारे पास जो है p की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 4। तो हमें सब पता है कि साइन थीटा क्या होता है, p/h। p मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब बटे कर्ण होता है ये। तो लंब बटे कर्ण ये लिख दिया, लंब ये 4 है और कर्ण कितना 5 है, तो लंब बटे कर्ण। इसी तरह से हमें जो निकालने हैं सबके फॉर्मूला हमें पता होंगे। इन सब चीज़ों को मैंने अलग से इस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियो बना के समझाया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप चाहें तो इसी प्लेलिस्ट में, अभी आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैक बोर्ड का जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास का, उसमें जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा। लाइन से देखेंगे तो आराम से वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पर त्रिकोणमिति का जो है ये क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने सारा समझा रखा है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। लास्ट में जो हमें आंसर निकालना है वो 5/3 आएगा, जो कि सेक का हमें मान निकालना था। तो यहाँ पे जो सेक का 5/3 मान है उसको हम टिक कर देंगे। तो ये है हमारा राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है सेक स्क्वायर + कोस स्क्वायर थीटा का मान सभी को पता होता है, इसका मान स्टैंडर्ड 1 होता है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इन सभी को रट लेना। ये आपको रटने की जरूरत है। आप जब कभी भी ये ग्राफ बनाते हो तो ये इस पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं और इस मूल बिंदु के निर्देशांक x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा क्या गया आपसे, 12 नंबर में पूछा है आपसे बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको बताना है। तो किसी भी दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होता है कि पहले वाले दो बिंदुओं को जोड़ो और बटे में 2 कर दो। तो 4 + -2, तो 4 + -2/2। तो देखो 4 - 2 यानी कि 2/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 तो पहली बिंदु आ गई। अब दूसरा निकालते हैं, -1 + -3, तो -1 + -3/2। तो ये क्या हो जाएगा, -4, -4/2, 2 से काटेंगे तो -2 आ गया। तो 1 और -2 हमारे पास आएंगे, तो 1 और -2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता है कि आपका जो पूछा गया है कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में DE समांतर है BC के, और AD BD जो है इसकी वैल्यू 3 और 2 है, तो AE और AC निकालना है। तो ये डायग्राम बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो आंसर है B बराबर 3/2 आएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में उसने बोला क्या है कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखा कहाँ है कि AE जो है ये दे रखा है 3, ये 3 दे रखा है, और EC दे रखा है आपका 2, ठीक है। और आपका जो है AE 3 है, EC 2 है, और कुछ दे रखा है तो वो भी देखते हैं हम। देखते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर 3 और 2, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको हम निकालते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर 3 है इसका और 2 है इसका, और इसने क्या पूछा है, तो हमारे को पता है कि जब ट्रायंगल ये है तो DE, इसमें DE जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये समानांतर है इसके, ठीक है। तो हमारा समानांतर होता है, तो हमारा A से लेके D बटे में D से B, ठीक है, ये बराबर होता है A से लेके E बटे में E से लेके C, ठीक है ना। ये हमारा बराबर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यू रख देंगे, तो 3/2 बराबर AE/EC। तो AE/EC की वैल्यू बतानी चाहिए, 3/2 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे जो आंसर इसका ऊपर टिक किया है 3/2, ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो एंगल A 40 है, दूसरा 60 है, तो तीसरा जो F है वो क्या होगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि A के बराबर जो है D है, और B के बराबर जो है E है, और C के बराबर क्या होगा, F होगा। और C की वैल्यू क्या होती है, तो ABC की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हम टोटल जानते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। उसमें से हमारे को दिया है 40 डिग्री और एक दिया है 60 डिग्री। तो दोनों का योग कितना हो गया, -40 -60 100 डिग्री, और हमारे पास टोटल कितना है 180। 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इसका C आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायंगल ABC में DE आपका पैरेलल है। यदि AD इतना दिया हुआ है और BD 3 है और AE 4 है, तो EC का मान आपको निकालना है। वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पर हमको दिया गया है वो चीज़ लिखेंगे पहले कि हमारे को AD कितना गिवन है, ठीक है। तो AD जो दिया गया है ये हम निकाल देंगे, चित्र ये जो हमारे पास है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र को देख लेते हैं, आराम से समझ जाएंगे। इस चित्र में AD है 1.5 और BD जो है B और D, नीचे की तरफ BD है वो दिखा दूंगा, वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। B और D इधर की तरफ ये जो है 3 सेंटीमीटर है, और AE जो है वो 1 दे रखा है। यानी कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। इनको हमको बताया DE BC के समांतर है, ये DE है ना, नीचे BC है उसके समांतर है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि यहाँ पर ट्रायंगल, हाँ, आधारभूत परिमेय से हमें बताना है कि EC कितना होगा। तो EC की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा है, इसको मिटा देना, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा EC बराबर 2, क्योंकि सीधा सीधा हमारे पास समीकरण हमें पता होता है कि जब इस तरह की परिमेय हमें पढ़नी होती है, परिमेय में क्या होता है AD यानी कि ये बटे में BD यानी कि ये, ठीक है, बराबर होगा AC यानी कि पूरा ये बटे में
ई सी का मतलब ये, क्योंकि हम ट्रायंगल बड़ा वाला ले रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब सबकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ई सी बराबर 2 आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी। तो त्रिज्या दे रखी है कितनी, 7, परिधि निकालनी, परिधि मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 पाई आर में तो 2 तो हमें पता होता है, पाई होता है 22/7, ठीक है। और आर हमको दे रखी है 7, तो 7 हम आर कर देंगे, तो 7 से 7 तो कट गया, तो 22 गुना 2 कितना हुआ 44, तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे करना है। 17 जो क्वेश्चन है इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर 14 दे रखा है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई हमारे पास 22/7, ठीक है, और हमारे को आर कितना दे रखा है 14, तो 14 गुना 14, ठीक है। अब हम 7 से काट देंगे 14 को, तो ये कट गया 2 से, ठीक है। अब 14 दूनी 28 और 28 गुना 22, तो ये कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर, ठीक है। आप करके देख लेना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा गुणा करने से। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पुट करके बता दिया। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यानी परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, अभी बताया था मैंने, और ये बराबर है किसके, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं आर गुना आर, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आर गुना आर, तो आर गुना आर। तो अब हम यहाँ पे जो वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे को कुछ वैल्यू नहीं देगी, तो हम यहाँ बराबर है, बराबर वाली चीज़ आपस में कट जाती हैं, इधर आर से इधर आर कट जाएगा, यहाँ बचा पाई आर और यहाँ बचा 2 पाई, पाई से पाई कट गया तो यहाँ बचा आर और यहाँ बचा 2, यानी कि जो संख्यात्मक रूप से 2 मात्रक होगा, जो ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको वर्ग अंतराल बताना है। वर्ग अंतराल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों वर्गों को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे तो वर्ग अंतराल आ जाएगा, यानी वर्ग चिन्ह आ जाएगा। वर्ग अंतराल बोल रहा हूँ, वर्ग चिन्ह कैसे आ जाता है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, छोटी क्लास बड़े में प्लस में बड़ी क्लास बटे में 2, तो 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, 35 बटे 2 कितना होता है 17.5, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 20वां जो क्वेश्चन है आंकड़े, ये आंकड़े दे रखे हैं, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, जितने आंकड़े होते हैं उनको जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 12, ठीक है। बटे में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, बटे में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, टोटल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, 6 6 12, 12 12 24, 24 और 8 32, 32 बटे में 6 और 6, ठीक है। अच्छा 10 भी रहेगा ना आपका, 10 भी है, 42 हो जाएगा, 42, 10 रह गया था इसमें, यहाँ पे मैंने 10 नहीं जोड़ा था, 10 जोड़ लेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 बटे 6 तो 7 से कट जाएगा, तो 7 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा जोड़ लीजिए, देखिए 2 और 4 6, 6 12, 12 और 8 20 और 10 30 और 10 12 42, 42 बटे में कितने अंक है आपके पास, 2 2 4 2 6, 6 अंक है, तो 6 से डिवाइड कर दोगे 7 आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या जो आगे 21 से 30 तक है, इनके रिश्तानों की पूर्ति करेंगे। ये भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है कि एलसीएम ऑफ नंबर 6 एंड 20 इज, और ऑप्शन दे देगा 50 ए, 40 बी, 60 सी और 80 डी, ऐसे दे देगा, तो बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। तो रिक्त स्थान से भी एमसीक्यू बनते हैं, ऐसा घबराने वाली बात नहीं, सभी से एमसीक्यू बनते हैं आपके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, 6 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकाल करके गुणा कर देंगे, तो 6 और 20 का निकाल लीजिए, 6 और 20, ठीक है। यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 3 6 और 2 3 20। अब किससे करना है, और किसी से कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 2 10, ठीक है। इसको 2 से कर लेते हैं फिर से, तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। बस अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 कितना आ गया 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। यहाँ पे कितना भरोगे 60, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है हम उसको बोलते हैं c/a, यानी c क्या है यहाँ पर, c ये है और a कहाँ है, इसका ये है। तो हमारे साथ में जब भी c और a इस तरह से दिया हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये, एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उस रेखिक समीकरण को असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। ये इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसका असंगत हिंदी वाले और इंग्लिश वाले इनकंसिस्टेंट भरेंगे। 24 नंबर जो है, साइन ए का व्युत्क्रम जो है कोसेक ए होता है, ये भरना था यहाँ खाली स्थान में, तो मैंने आंसर लिख दिया है। बिंदु 4 और 6 से एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी, तो 6 ही होगी, आपको सभी को पता है कैसे होगी। ये देखिए बिंदु यहाँ 0 है, ये x है और ये y है। अब इसमें कोई बोला है कि बिंदु 4, यानी कि x कितना है 4 है और y कितना है, y बराबर 6 है, ठीक है। तो हम x अक्ष पे 4 चलते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे पहुँचे, और y पे 6 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर दूरी पे चलना है जहाँ से भी चलें आप, तो 0 से चलेंगे हम बराबर दूरी पे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर 6 तो इस जगह पे आया और 4 इसका इस जगह पे आया, यानी कि दोनों का पॉइंट जो मिला वो यहाँ पर है, यानी कि जो बिंदु है ये कौन सी बनी, 4 और 6 की, 4 और 6 है यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है ये x से कितनी दूरी पर है, तो x से दूरी ये है, लंबवत दूरी होती है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये कितना था, ये वाली ऊंचाई कितनी थी, तो ये वाली ऊंचाई y के बराबर थी, और y कितना दिया हुआ था, तो x ये दिया हुआ था और y ये दिया हुआ था 6, तो 6 आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, दिखते एक जैसे हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 27 नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण जो है बराबर हों, और दूसरी कंडीशन भी उसको चाहिए, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है, यानी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये आपको भरना है, इंग्लिश वाले नीचे भर लेंगे, हिंदी वाले ऊपर भर लेंगे, ये दोनों ही टर्म्स होती है, दोनों चीज़ें भरनी थी, इसमें एक चीज़ भरोगे तो गलत हो जाएगा, आधे नंबर मिलेंगे।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, त्रिज्या आर और थीटा वाले रेखाखंड का यानी कि सीधा साधा पूछा है कि आप बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर को हम थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। इसमें त्रिज्या आर है और कोण थीटा है, तो यहाँ पे भी कोण थीटा है और यहाँ पे त्रिज्या आर ही है। आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पे। 29वें प्रथम 5 विषम संख्याओं के माध्य बताने हैं आपको। प्रथम 5 विषम संख्याएं तो होती है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 संख्या हो गई। ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी। बटे में माध्य, माध्य उतनी जितनी संख्या है उसी से भाग देंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं हैं। तो टोटल को करोगे तो ये 25 आ गया। 25 बटे 5 यानी कि 5 से 25 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो आंसर क्या आ गया 5। तो इसका आंसर क्या है 5। तो 5 इज द राइट इसका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में पूछा है ए भुजा वाले ने, किसी की भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होगा। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है ए गुणा ए। किसी भी आकृति का वॉल्यूम जो होता है लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ हाइट विड्थ, लेंथ हाइट विड्थ। ये जो मल्टीप्लाई करोगे तीनों चीज़ों को तो हमेशा घन मतलब हमारे को जो है आयतन या फिर वॉल्यूम मिलेगा, आयतन या वॉल्यूम मिलेगा जब 3 चीज़ें गुणा होंगी तो। और 2 चीज़ें गुणा होंगी तो केवल एरिया मिलता है, या जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालिए। तो 26 को पहले निकाल लेंगे फिर 91 का निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ जो होता है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों के फैक्टर में इन पीले वालों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें आ रहा है 13 कॉमन। ठीक है, तो 13 जो है इन दोनों का एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लघुत्तम समवर्ती। अब आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर है x² + 7x + 10 द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक ज्ञात करने के लिए स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज करेंगे, यानी बीच वाले को तोड़ देंगे। तोड़ने पर 10 तो गुणा आना चाहिए और उन दोनों का जोड़ या घटा 7 आना चाहिए। तो देखिए तोड़ दिया हमने 7 को, 7 मतलब ये 5 + 2 7 ही आएगा, और दोनों का गुणा का करेंगे तो 10 आएगा। इनको फिर सेपरेट कर लेंगे, इनमें से हम अलग अलग कर लेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने सेपरेट कर लिया, इसको ब्रैकेट खोल दिया, गुणा नहीं किया, हमने ब्रैकेट खोल दिया तो ये ब्रैकेट खोल दिया, इतनी बड़ी इक्वेशन बनी। अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे x, दोनों में से इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। इसमें आपका 5 कॉमन आएगा, इसमें आपका x कॉमन आएगा, तो इसको भी हम ले लेंगे। तो इस तरह से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, और जीरो कौन सी आ जाएंगी, -2 और -5। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकृति जो है ये आकृति दे रखी है, तो इसका अकॉर्डिंग हमें बताना है कि सिद्ध करना है कि AM/B बराबर AN/ND होता है। तो यहाँ पे देखिए ABC में जो LM बराबर है समानांतर है CB के, तो LM ये जो है ये CB ये इसके समानांतर है। और ये बोल रहा है फिर कि आपका जो LN है ये जो है वो CD का समानांतर इसके समानांतर है, यानी ये समांतर है इसके, ये समानांतर है इसके। तो सिंपल सा है कि हम क्या कह सकते हैं, अगर समानांतर है तो AM/AB हो जाएगा और AL/AC हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही त्रिभुज दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में, तो उसमें भी हमारे ये वाले जो समानांतर दे रखे हैं हमारे को क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसमें AL/AC हो जाएगा और AN/AD हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण और 1 और 2 से हम देखेंगे कि देखिए आपका मैं क्या चीज़ दिखाना चाहता था। समीकरण 1 और 2 में आपको एक चीज़ मिलेगी कॉमन कि AL/AC इसमें भी है और AL/AC इसमें भी है, यानी कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो इसका मान यहाँ पे क्या है, ये है, और इसका मान यहाँ पे क्या है, ये है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। यही सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 34 नंबर। PQR भुजाओं वाले PQ और PR क्रमशः E और F बिंदु पर स्थित है। PE 4 है, QE जो है 4.5 है, PF 8 है और RF 9 है। बताइए कि EF और EF समानांतर होगा QR के। तो ये हमें बताना है। तो हमने क्या करा, इसको आसानी से बड़े सिंपल शब्दों में सॉल्व कर दिया। देखिए 2 लाइन में काम कर दिया। एक लाइन में पहले तो हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। PE 4 दे रखा है, EQ 4.5, PF 8 और FR 9 दे रखा है, और हमें पता है कि ये और ये इसने समानांतर की बात बताई है। तो हम देखते हैं अब फटाफट इसको क्या करना है कि हम इसके रेशो निकाल लेंगे। इसका रेशो जो होता है यानी कि PE/EQ बराबर कितना हो जाएगा, PF/RF के। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये करते हैं। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर हमने से इसके बटे ये यही आ रहा है, इसके बटे यही आ रहा है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है 4/4 यहाँ आ रहा है और ये 4.9 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 4 और 4.9 है। ठीक है, इसको हम पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा। और ये वाला ये पॉइंट हटाया है 4.5 है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। काटोगे तो ये 8/9 ही हो जाएगा। ठीक है, और PF कितना है, 8/9 दे ही रखा है। तो दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर हैं एक तरह से, और अगर ये दोनों बराबर है तो इनका जो है ये चीज़ बराबर समानांतर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वही tan वाला है। जो tan दिया हुआ है तो sin A का मान निकालना। हमें पता है tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और हमें कर्ण का पता होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब हमें दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण हमारे पास 5 आ गया। अब सभी का ट्रिग्नोमेट्री रेशो का ये हमारे को सब कुछ पता होता है कि लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कोस होता है, और आधार बटे लंब जो है कोट होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। और सभी कर्ण लंब आधार सभी की वैल्यू हमने निकाली थी। कर्ण ये रहा, लंब ये रहा 4 और आधार 3, तो सभी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये सारा हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो किसी को भी निकाल सकते हैं। इसने साइन A पूछा है तो मैं साइन A की बात नहीं कर रहा, आपसे कोस A पूछता तो भी निकाल सकते थे, कोट B पूछ सकता था, कोसेक भी। तो आपको मैंने बताया कि सब निकाल सकते हैं, बस बाकी आंसर यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बिंदु 2, 3 और 4, 1 के मध्य के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें पता है बिंदु ये पहली है और ये बिंदु जो है दूसरी है, और दोनों में x1 और y1 है, इसमें x2 है y2 है। फॉर्मूला में AB का मतलब पता होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 और x2 और y1 और y2 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और इसका स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 का अंडर रूट निकालोगे तो क्या होता है 2 √2, यानी कि 8 का अंडर रूट क्या हो जाता है 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका अंडर रूट हमें पता है कि अंडर रूट में 2 संख्या
संख्याएं जब सेम होती है तो उसमें से एक बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकल के आ गया 2 और बचा क्या यहाँ पे 2 अंडर रूट में बच गया, तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो गया। अगर आप अंडर रूट 8 भी लिखते तो भी सही था। सॉल्व करना है आपको ये वाली इक्वेशन को, जो है कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको सिंपल करने का, सॉल्व करने का तरीका दो है। आप कौन सा करना चाहेंगे? एक तो है समीकरण में किसी से भी x की वैल्यू निकाल लो, इसकी x की वैल्यू यहीं छोड़ दे तो y इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई एक्स बराबर माइनस वाई लेके और दूसरे वाले समीकरण में हमने रख दिया है। रखने के बाद में हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई। एक तो ये समीकरण हल करने का तरीका है, और दूसरा हो सकता था कि x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है आपको, इसके नीचे देखते हैं हम समीकरण दूसरा रख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब इसमें से एक को घटा देते हैं। तो मान लो कि मैंने इसको घटा दिया, तो घटाया तो ये x तो प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये y माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, बराबर है तो ये प्लस का 4 ही रहेगा, क्योंकि इधर आपका जो है ये सॉरी माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो y बराबर पहले ही 5 आ रहा था और यहाँ से भी 5 आएगा। तो आपको ये समीकरण अच्छा लगे तो ऐसे कर लो, ये वाला मेथड अच्छा लगे तो ये कर लो, दोनों ही तरीके होते हैं। मान ज्ञात करना है आपको, तो सिंपल सा है, साइन 60 का मान रखेंगे, इसमें कोस 30 का मान रख देंगे, और साइन 30 का मान और कोस 60 का मान रख देंगे। यहाँ पे मैंने साइन कोस और 60 का मान रखने के लिए टेबल जो है यहाँ पर रख दी है। इन टेबल से हम देख करके यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखा, मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक आंसर आया, तो हमने कहा कि इस पूरे वैल्यू की जो है एक आंसर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 39 की जो बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा क्या पूछा गया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि आपको 22 दे रखी है। परिधि का हमें पता होता है, परिधि क्या होती है, परिधि होती जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे 2πr बराबर कितना दे रखा है 22, तो 22 कर दिया। अब यहाँ से हम r निकाल लेंगे, तो यहाँ पे r निकालेंगे तो कितना आ रहा है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर r आ गया। अब हमारे पास तो निकालना क्या है, एरिया, एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का। चतुर्थांश का होता है 1/4 πr²। पूरे सर्कल का क्या होता है πr², और चतुर्थांश यानी 4 हिस्से की बात है 1/4, ठीक है। तो इसीलिए 1/4 πr²। और यहाँ पर हम r की वैल्यू भी निकाला था हमने, यहाँ से इसमें रख देंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन में है, ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्य निकालना है। अभी ऊपर बताया था मैंने, जो भी आंकड़े दिए गए हैं, अगर आपका सिंपल आंकड़े हैं तो उनको सभी को जोड़ेंगे। सभी को जोड़ने के बाद में जितने वो आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 8 आंकड़े होते तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों का सबका जोड़ा गया 294/7, इसका मतलब है आपका माध्य 42 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 12, 15 और 21 का अभाज्य घनफल विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 12 का निकाला, फिर 15 का निकाला, फिर 21 का निकाला। 12, 15, 21 का अलग अलग निकाल लिए। अब इसके हमने जो है वो ब्रेक करके क्या लिख लेंगे, कौन कौन से का क्या है। 12 का देखो, 12 का क्या आएगा, 12 का आपका जो है आंसर आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड जो हमने जो किया यहाँ पे 12 का आया 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 × 3 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसके बाद में 15 का जो आया 3 × 5 और 21 का आया 7 × 3। तो इनमें जो सब में कॉमन है वो चीज़ हम जो है ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 सब में कॉमन है तो 3 ही केवल कॉमन है, तो 3 को हमने ले लिया। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 3, सब में कॉमन आने वाला 3 जो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या होता है, तो सबसे जो हाईएस्ट टर्म की जितने भी घात होते हैं उनमें से एक एक हम ले लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट टर्म कितनी है 2 की, तो 2 की 2 है तो 2 ले लिया। 3 की 1 ही घात ज़्यादा है तो 1 ले लिया। 5 की 1 ही घात है तो 1 ही ले लिया, और 5 की 1 ही घात है तो 1 ले लिया। इन सबको गुणा किया तो 420 आया। तो इसका आंसर क्या आ गया, एलसीएम जो है हमारे पास 420 आ गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पर ये इक्वेशन है और इक्वेशन को इसको आप सीधा बज गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 यहाँ पे दे रखा है। ये A1 है, ठीक है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A1 B1 B और C1 और C2 सबको रख देंगे यहाँ पर वैल्यू को। और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है, x y और 1 लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लेते हैं हम जो है A B और C। ध्यान रखना आपको, मैं केवल ये बता रहा हूँ, लिखना नहीं, ये लिखना तो ये वाला है। तो x अपॉन में क्या लिखेंगे C, देखिए A यहाँ पे आ रहा है, B यहाँ पे आ रहा है, C यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे जिसके ऊपर x के ऊपर A है ना, ये A बनाया मैंने, तो इसमें नीचे वाले में नहीं आएगा, A नहीं आएगा। ऐसे ही y वाले में B बनाया ना, तो y वाले में B नीचे नहीं आएगा। इसी तरह एक वाले में C बनाया ना, तो C वाला नीचे नहीं आएगा। बाकी सब जो बचे वो आ जाएगा। तो देखिए पहले वाले में A नहीं आएगा तो बचा क्या, B1 और B2 और C2 और C1, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो है B1 के साथ B2 नहीं गुणा होगा, C2 गुणा होगा, C1 भी नहीं होगा, एक जैसे दोनों नहीं आएंगे, उल्टे आते हैं। अगर B1 है तो C2 आएगा और B2 है तो C2 आएगा। इसी तरह से अगर C1 है तो A2 आएगा। बस ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या नहीं आता है, ये मैंने बता दिया सिंपल तरीका। ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से B1 का C1 का B2 का C2 का C1 का A2 का C2 का A1 का और B2 का A2 का B2 का सारे मान यहाँ पे रखे हुए हैं। इन सभी को रख देंगे, रखते रखते इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, देखोगे कि x बराबर 5 आ गया। और हम y निकालेंगे तो y बराबर जो है हमारे -20 आ गया। अतः जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 5, -20, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर है। 43 में क्या दिया गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें आपका -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि x जो हमें निकालना है, और x निकालेंगे तो हम जब भी m1 के साथ x2 आता है हमेशा और m2 के साथ x1 आएगा, तो हमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूला कभी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x का फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे कि आपको x का ही याद रखने का फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये तो सभी को पता है कि x1 और x2 y1 दे रखा है, x2 और y2 दे रखा है, आपको m1 और m2 रेशो दे रखे हैं। बस आपको सीधा इस फॉर्मूले में पुट करना है। और x बराबर क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ m1 + m2 आप लिख लो, ठीक है, दूर बटे में फिर से m1 + m2 कर दो, ठीक है, m2, ठीक है, इस कर दो। अब m1 जो है ना, वहाँ पर अगर x निकाल रहे हैं तो ये x2 आएगा, m1
1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। अगर y निकालते तो y की जगह यहाँ पे m1 तो वही रहता, लेकिन y m1 के साथ y2 आता, ठीक है। तो ये चीज़ समझ की बात है, बस यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखो m1 प्लस m2 है, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे m1 प्लस m2 होता ही है। यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 है और साथ में y2 और y1 आ गया, तो y के साथ y रहेगा और x के साथ x रहेगा। बस आपको सारे के सारे फॉर्मूले डालने, आंसर आ जाएगा p बराबर 1,3, यानी कि जो पॉइंट्स निकालने थे हमारे कितना आ जाएगा, जो पॉइंट है वो 1,3 आ जाएगा। 44 नंबर है आपके सामने। 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करनी है और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है और भुजाएं जो है उसके संगत भुजा की कितनी होनी चाहिए, 2/3 गुनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन पेपर को मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इस तरह से आपको स्टेप लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर जो है इसका रचना के पद लिखने हैं कि आपको कैसे कैसे लेना है, कितना पैमाना लेना है। आप जब तक पेंसिल से खुद बनाओगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं, तो समझोगे जब आप इसको बनाओगे। स्टेप्स आपके सामने हैं, इन स्टेप्स को देख करके बनाना। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं समझा सकता हूँ कि कैसे कैसे होता है, लेकिन आपको ही इसको करने दूंगा मैं, अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। आगे के स्टेप्स ये हैं, जो है आपको लास्ट में ये आ जाएगा आंसर कि ये 2/3 गुनी है, तो आपको ये कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ, मैं इस वीडियो को लाइव भी समझा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को लाइव समझा चुका हूँ। आपने वो वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको आप दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना। 2021 के मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व कराए हैं उनको देख लेना, उनसे आपका पूरा का पूरा मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% क्वेश्चन आ जाएगा। 2021 के जैक बोर्ड का मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसको दोबारा से ढंग से पढ़ लोगे तो भी आपके 90% क्वेश्चन 90% मार्क्स आप ला सकते हो। क्वेश्चन में केवल डाटा चेंज होता है, फॉर्मूला वही लगता है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक घड़ी की मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि घड़ी की लंबाई जो है मिनट की 14 सेंटीमीटर है और सुई द्वारा 5 मिनट चलती है, 5 मिनट चलती है यानी कि 12 से 1 पे पहुंची, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हमें पता होता है कि मिनट की सुई जो है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, तो 14 तो मिनट की लंबाई यानी कि आर हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि पूरी जो मिनट की सुई में 360 डिग्री होता है, यानी कि पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है, और उसमें से मिनट की सुई जब एक बार चलती है तो 30 डिग्री चलती है। आपको पता है कि अगर 1 सेकंड चलती है तो 5 डिग्री चलती है, और 6 डिग्री चलती है, ठीक है ना। एक बार चलती है तो 6 डिग्री चलती है जब घड़ी सुई चलती है। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर घड़ी दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर 12 से अगर ये 1 तक जाती है तो यहाँ 30 डिग्री होता है, ठीक है। फिर 1 से 2 तक जाती है फिर 30 डिग्री होता है, फिर 2 से 3 तक जाती है फिर 30 डिग्री होती है। तो ऐसे ऐसे करके सारे 30 डिग्री के एंगल बने होते हैं। और 12 होता है तो 12 बार 30 डिग्री चलती है, तो 12 3 36 360 डिग्री इसका एंगल होता है। तो हमें पता होता है कि वो अगर घड़ी की सुई केवल एक बार टक बस इतनी चली तो वो 6 डिग्री चलती है, 6 डिग्री। जब 6 डिग्री चलती है तो 5 बार चलेगी तो मिनट की सुई पे पहुंचेगी, 1 पे पहुंचेगी मिनट की सुई, तो 5 बार चलने पर तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आई? वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है इसका कोण, तो हमें पता है कि त्रिज्याखंड जो है वो 30 डिग्री का पूछा है, यानी कि इसका हमें पूछ रहा है वो क्षेत्रफल इसका, बस इतने डब्बे का। तो हमें पता है कि θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर होता है। आर हमारे को 14 दे रखी है, पाई की वैल्यू रख देंगे, इसको काट पीट देंगे जैसे हम काटते हैं, आराम से काट सकते हो आप, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, नहीं काट दोगे तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 12 से काट देंगे, 12 से ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, 2 6 12 और ये 11 बार में, ठीक है। और फिर उसके बाद में 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6 और ये कट जाएगा 2 7 14, ठीक है। 2 7 14 ये कट गया। इस तरह से सारे काटोगे, इनको करोगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 51.33 के आसपास जो है इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अप्रॉक्सीमेटली 51.33 जो है इसका आंसर आएगा। आप देख लेना इसका कैलकुलेशन करके। इसके बाद आते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स ज्ञात करने हैं आपको x² - x - 2 के। तो ये जो है इसको हम फैक्टराइज कर देंगे मध्य चर स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको करेंगे तो बीच वाले x को हम ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो कितना है, 4 6 दूनी 12 है, तो गुणा करने पे तो 12 आए और जोड़ने घटाने पे वापस x आ जाए। ऐसे तोड़ दिया, तोड़ के बाद कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकालने के बाद में हमको x की 2 वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू एक निकलेगी -1/2 और दूसरी निकलेगी 2/3, तो यानी कि जो हमारे रूट्स हैं वो हो जाएगा -1/2 और 2/3, 2 रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, यही निकालने थे हमें। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सेक 13 दे रखा है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन करना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ऊपर वीडियो में बताया था कि सेक दे रखा है। सेक क्या है होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो आपको ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो, इसमें कर्ण क्या होता है ये होता है, आधार क्या होता है ये। तो कर्ण आपको दे रखा है कितना 13 और आधार कितना दे रखा है 12, ठीक है। और आप जो है लंब निकालना चाहते हो, लंब का फॉर्मूला जो होता है वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे लंब जो आ गया 5 आ गया, तो हमारे पास है 13 12 और 5, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, सभी को पता है, अभी मैंने बताया था ऊपर कि आपको कौन सा क्या होता है, सभी की जगह वैल्यू रख देंगे, बस इसके आंसर निकल जाएंगे। इस तरह से कर्ण आधार लंब सब निकल जाएंगे, ठीक है। ये आपको ये इसका वीडियो स्पेशल मैंने बनाया है, उसको देख लेना, गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। इसका बी पार्ट पूछा है, इसी क्वेश्चन में एक बी पार्ट भी पूछा है, अगर आपने ध्यान दिया हो। इसके और में पार्ट क्या आया हुआ है अथवा में कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, कोसाइन A कोस A साइन C कोस C। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, नीचे की तरफ ये क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे साइन A कोस A और साइन C कोस C हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 24 दे रखा है, BC 7 दे रखा है, AC स्क्वायर अभी भी हमने निकालना सीखा है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, AC कितना आ गया 25 आ गया, ये रहा। अब ये 25 आ गया, तो हमें सभी को पता है कि कौन कौन से अनुपात को क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख
देते हैं, ये 25 आ गया, ठीक है। तो साइन ए होता है BC अपॉन AC, BC कौन सा है आपका, B ये है और C ये है, अपॉन में AC कौन सा है तो A और ये, ठीक है। तो 7/25 ये कितना है 7 और यहाँ पे कितना दे रखा 25। इस तरह से सारे के सारे हमने आंसर निकाल दिया, आप देख सकते हैं इसको आराम से पॉज करके। इसके बाद आते हैं 48 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसे सिद्ध कीजिए। प्रमेय नंबर 1 है ये, थ्योरम नंबर 1 जो आपको है इसको पढ़ लेना है, प्रमेय नंबर 1। तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इधर से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस पर कर देंगे। तो ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, बस हमें केवल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, उन ट्रायंगल्स के हिसाब से जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। तो ये रहा रचना, क्या किया हमने, D और C को, C से एक B और E लाइन BE मिलाई और EF परपेंडिकुलर खींचा AB के, ठीक है, इस तरह से खींच दिया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, ADE का क्षेत्रफल जो है BDE का बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ पर क्षेत्रफल इसी प्रकार हम ADE और CDE का निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है, लेकिन जो क्षेत्रफल है BDE और बराबर क्षेत्रफल CDE का, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक ही आधार पर जब बनते हैं और दोनों के जो समानांतर मध्य होते हैं तो उसका क्या होता है, यही फॉर्मूला लागू होता है हमेशा, ठीक है। ये एक ही आधार पर अगर बनता है तो त्रिभुज और उसके बीच में जो मध्य स्थित समानांतर है तो हमारे दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो क्षेत्रफल इसका जो होगा वो इसका अनुपात ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 4 5 6 इसी हम कर देंगे इस तरह से। तो आराम से इस वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ये डायग्राम बनाना अपनी कॉपी में। कभी कभी क्या होता है वीडियो में आधी चीज़ दिखती है, फिर आधी चीज़ नहीं दिखती तो समझ में नहीं आता। पहले ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना, फिर उसके बाद में ये चीज़ आप पढ़ना, तो पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको माध्य ज्ञात करना है, अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो हम जल्दी ये देखते हैं इसका क्या, पहले सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं तो टेबल में क्या करना है हमें, टेबल में सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि कुछ भी उसने दे रखा है, मजदूरी या कोई भी उसने दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में श्रमिकों की संख्या दे रखी है, इन सभी को जोड़ लेंगे, सिग्मा FI हो गया। अब हमारे पास XI क्या होता है, तो XI होता है इन दोनों का जोड़ प्लस में बटे में 2, तो इन दोनों का जोड़ जो है इनको करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो ये सब कुछ सबकी वैल्यू आ जाएगी। ए जहाँ पे कल्पित माध्य ए होता है, ए हमने इसको मान लिया 50 को, तो ए हमारा कितना आ गया 50, ठीक है, कल्पित माध्य। और इसके बाद में हमें वर्ग चिन्ह जो होता है, अभी मैंने बताया कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपन में 2, तो हमने ये वर्ग चिन्ह निकाल लिया, ये वर्ग चिन्ह होता है, XI क्या होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक तो हमने ये जो दिया होता है उसको जोड़ा और हमने XI अभी भी निकाला, इन दोनों को जोड़ा, फिर 2 से डिवाइड किया, बीच वाली संख्या को ए मान लिया काल्पित माध्य, और DI क्या होता है XI और माइनस ए हो जाता है। तो ए कितना है 150, तो इसमें से 150 माइनस करेंगे, इसमें से करेंगे, इसमें से करेंगे, इसमें से करेंगे, तो यहाँ पे हमने जब किया तो ये आ गया B माइनस 20 40 ऐसे करके। और FI/DI निकालेंगे, FI/DI क्या हो जाता है, FI/XI बोलिए, FI/DI बोलिए, आपकी मर्जी है। तो FI तो अभी हमने देखा कि FI क्या है आपके पास में, इधर है 12, और DI क्या है आपके पास में, XI क्या है, तो FI जो है ये आपके पास 12 14 8 6 और 10, और यहाँ पे ये है 40 20 0 20 और 40, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये -480 280 0 120 और 400 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 240 आएगा, और ये सिग्मा FI 50 आएगा, ये सिग्मा FI/DI कितना आ जाएगा आपका -240। अब कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पित माध्य हमारा जो होता है उसका फॉर्मूला ये तो हमने निकाल ही लिया था कि हमने टोटल कितना है 240, तो इनको जोड़ करके हमने निकाल दिया, ठीक है। और FI हमारे पास ये है, और 50 हमारे पास 150 क्या है ए है, ये रहा। अब इन सबको फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कल्पित माध्य का फॉर्मूला जो x बार होता है A प्लस सिग्मा FI XI अपॉन में FI/XI जो है अभी हमने निकाला -240, ये रहा नीचे लिखा हुआ है, और नीचे FI है ये 50 है, ये रहा, और ए गुणा में है 150 तो वो ये रहा। इन सबको काट पीट के हम निकालेंगे जब वैल्यूज़ को, तो वैल्यू जो आपके पास फाइनल के में आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करते जाएंगे स्टेप वाइज। तो 145.2 जो है इसका माध्य आ जाएगा, माध्य जो हो जाएगा इसका, माध्य में हिंदी में लिख देता हूँ, माध्य जो हो जाएगा वो 145 हो जाएगा। तो ये 149 1 से लेकर 49 प्रश्नों तक के उत्तर थे मैथमेटिक्स के। आपके SST के इसी तरह से पूरे प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है, आपका इंग्लिश का पूरे प्रश्न सॉल्व किए गए हैं, आपका विज्ञान का और दूसरे जो सब्जेक्ट हिंदी वगैरह का बचा हुआ है उसको भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। बने रहिए चैनल पे, और जितने भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके जितने भी एग्जाम पेपर जारी किए जा रहे हैं सभी के सॉल्यूशन हम बनाते जा रहे हैं, उन सभी को देख करके अच्छे से तैयारी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपको वीडियो हमने आपके लिए बनाए वो सारे मिल जाएंगे, उनको देख सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर जो है 8469 022 568, इस नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर चाहें तो सेंड कर सकते हैं, आपके उसको सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।